लास्ट क्लास में हमने एसेट्स, लायबिलिटी ये सब पढ़ लिया था। मैंने परचेज भी करवा दिया था। परचेज का मीनिंग दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं कि अगर कोई पर्सन कोई गुड्स परचेज करता है, मतलब बिजनेस हमारा गुड्स परचेज करता है, गुड्स का मतलब भी बताया था मैंने कि जिस चीज़ का मेरा बिजनेस होता है उसको बोलते हैं परचेज। अब मान लो मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मैं अगर जितने कपड़े खरीदूंगा, जितने भी कपड़े खरीदूंगा, क्योंकि मेन काम तो भी कपड़े खरीदने बेचने का है, तो उसको बोलेंगे परचेज। अगर प्रोडक्शन का काम है तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं हम, उससे फिर प्रोडक्शन करते हैं, तो रॉ मटेरियल मेरे लिए परचेज होगा। तो परचेज वर्ड का मतलब होता है गुड्स खरीदना, ठीक है। और सेल का मतलब भी क्या होता है? गुड्स को बेचना। सर गुड्स का मतलब बताइए ना, मैंने फिर बताया गारमेंट्स का अगर मेरे कपड़ों का बिजनेस है तो कपड़े मेरे लिए क्या होंगे? गुड्स होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। अब परचेज ना दो तरह की हो सकती है। परचेज कितनी तरह की हो सकती है? दो तरह की, एक कैश में, एक उधार में। उसी तरह सेल भी दो तरह की हो सकती है, कैश में और उधार में। अगर परचेज कैश में करोगे तो अच्छी बात है, पैसा दे दो और गुड्स खरीद लो। लेकिन अगर आप उधार में खरीदोगे तो आपके ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया तो कभी ना कभी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो पहले भी समझाया मैंने। तो उस बंदे को बोलेंगे क्रेडिटर। न्यूमेरिकल कराऊंगा बाद में, तो ये दिमाग में रख लेना कि क्रेडिटर वो होता है जिससे आप उधार सामान खरीदते हो। और सेल अगर उधार में करते हो तो उसको बोलते हैं डेटर, क्योंकि आपको पैसा मिलना है इससे, ठीक है। चलिए, और सेल रिटर्न परचेज रिटर्न भी बता दिया था मैंने। परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं? खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया, और सेल रिटर्न का मतलब खरीदा हुआ, बेचा हुआ माल वापस आ गया, ठीक है। परचेज रिटर्न का एक नाम होता है जो बच्चे बहुत करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। कोई अलग वर्ड नहीं है ये। परचेज रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आउट मतलब बाहर, मतलब माल बाहर जाना, खरीदा हुआ माल वापस भेजना। और सेल रिटर्न का एक और नाम है, सेल रिटर्न का मतलब रिटर्न इनवर्ड, बिका हुआ माल वापस आना, इन आना, अंदर आना, ठीक है। चलिए, एक वर्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमेशा याद रखना, जिस चीज का मेरा बिजनेस होता है उसकी जितनी मेरी टर्नओवर होती है उसको बोलते हैं रिटर्न रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मेरा गुड्स बेचने का काम है तो सेल मेरे लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। अगर मैं सर्विस देता हूं तो जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनकी फीस मेरे लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी। हमेशा याद रखना, जो मेरा ऑपरेटिंग काम है, मेन बिजनेस है, ठीक है। सेल आपका, अगर गुड्स बेचने का काम है तो सेल आपके लिए वो है। सेल में भी नेट सेल, ये दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। सेल हमेशा जब भी मैं बोलता हूं तो सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके, परचेज में से परचेज रिटर्न। एक बात बताओ, आपने 5 करोड़ का सामान बेच दिया, 4 करोड़ का वापिस ही आ गया, लोगों ने लिया ही नहीं, तो सेल कितने की हुई? 1 करोड़ की। तो कभी भी सेल में से सेल रिटर्न माइनस किए बिना तो बात ही मत करना, नेट सेल ही सेल होती है, ठीक है। तो कोई वैसे अगर डिफरेंस करो तो ग्रोस सेल और नेट सेल, ग्रोस सेल होती है जिसमें सेल रिटर्न माइनस नहीं हुआ है, नेट सेल होती है जिसमें सेल रिटर्न माइनस हो चुका है। तो हम हमेशा यूज करते हैं नेट सेल को, ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? नेट सेल। गुड्स मैं बहुत बोक के बता चुका हूं, जिस चीज का मेरा बिजनेस होता है उसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स में आप सिर्फ गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। अगर मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो पहले आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, पता है ना सबको। अगर मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस है, मैं जीन्स बनाता हूँ, तो जीन्स का कपड़ा खरीदूंगा, उससे जीन्स बनाऊंगा, तो कपड़ा जो खरीदूंगा वो मेरे लिए गुड्स होगा। और अगर मेरा जीन्स खरीदने बेचने का काम है तो जीन्स मेरे लिए गुड्स होगा। तो गुड्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाने चाहिए। स्टॉक, स्टॉक का एक और मतलब होता है इन्वेंट्री। जितने का आपने गुड्स खरीदा उसमें से आपने जितना बेच दिया, रिमेनिंग जो आपके पास आज के दिन है, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे जो आपके पास एंड ऑफ द ईयर जितने का गुड्स बचा हुआ है वो आपके लिए स्टॉक होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात समझ लें, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कितना पैसा आपको मिलना है। हमेशा याद रखना, पैसा आपको सिर्फ एक ही बंदे से मिलना है, डेटर। और ये मैं बहुत पहले से बता चुका हूं, जिसको आपने उधार में सामान बेचा है और उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो आपके लिए डेटर होगा। बिल रिसीवेबल को भी छोड़ दो, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है।
बिल रिसीवेबल वैसे एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है। जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो वो रिटर्न में हमें एक डॉक्यूमेंट देता है। ये पहले 11th क्लास में अप्लाई होता था, बट अप्लाई होना बंद हो गया। ट्रेड पेबल, जिसको आपको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर, क्रेडिटर वो बंदा जिससे आपने उधार में सामान खरीद रखा है बट अभी तक पेमेंट नहीं की है। कॉस्ट, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या किसी भी गुड्स को बेचने के लिए जितना आपने पेमेंट किया है, जितना आपने उसके ऊपर खर्चा किया है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, बस ये याद रखना। डिस्काउंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। डिस्काउंट का मतलब होता है, इसके आप नोट्स भी बना सकते हो। डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी अमाउंट, कोई भी ऐसी चीज जो आपके गुड्स की वैल्यू को डिक्रीज करे, गुड्स की वैल्यू को डिक्रीज करे या पेमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करे। दो अलग अलग बातें बोली मैंने, या तो गुड्स की वैल्यू को डिक्रीज करे या पेमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करे। सर बात तो सेम ही हुई, नहीं सेम नहीं हुई। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आगे बात करेंगे। जो गुड्स की वैल्यू को डिक्रीज करेगी उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। यह आपके गुड्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है, ये हर किसी को मिलता है। आप मॉल में गए होगे, 1000 रुपए का माल है, 20% डिस्काउंट है, तो कितने का पड़ेगा आपको? 800 का, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। पेमेंट की वैल्यू को जो डिक्रीज करेगा उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो तरह की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब होता है जो आपकी वैल्यू को डिक्रीज करे, लेकिन एक वैल्यू को नहीं, या तो गुड्स की वैल्यू को या फिर पेमेंट की वैल्यू को। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। इट द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और अमाउंट पेड बाय अमाउंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो दो तरह की होती है, ट्रेड डिस्काउंट जो आपके गुड्स की वैल्यू को डिक्रीज करेगी, और कैश डिस्काउंट जो आपकी पेमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक वर्ड होता है बैड डेब्ट्स। ये वर्ड आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ज्यादा समझ में आएंगे। एक बंदा जिसको आपने उधार में सामान बेच रखा, उसको क्या बोलोगे? अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। किसी को आपने सामान बेच रखा है तो उसको बोलेंगे डेटर। डेटर वो बंदा है जिसको आपने उधार में सामान बेच रखा है, अभी तक उसने पेमेंट नहीं की है। बहुत बढ़िया सर। अगर पेमेंट नहीं की है उसने और वो पेमेंट करना ही नहीं चाहता, कह रहा है कि लेके दिखा दो दम है, तो वो पेमेंट ही नहीं देना चाह रहा, आपने उसको टाइम भी दे दिया, साल भी बीत गया और आप उससे पेमेंट नहीं ले पा रहे, तो उसको बोलोगे बैड डेब्ट्स। और ये आपके लिए हमेशा लॉस होता है बिजनेस के लिए। ऐसा कोई जो इरिकवरेबल हो, ठीक है, जिससे कभी भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या मतलब है? क्रेडिट डेबिट तो मैं क्लास में बताता ही रहता हूं, पहली क्लास में, कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे वो एक फॉर्मेट में करते हो जिसको बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल क्लास लेंगे। दुनिया की कितनी भी ट्रांजैक्शन हो सारी की सारी एक फॉर्मेट में रिकॉर्ड होती है जिसको बोलते हैं अकाउंट। और अकाउंट की कितनी साइड होती हैं? दो साइड, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। तो तीन वर्ड एक साथ समझ लो। दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड की जाती है जिसको बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट की दो साइड, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट को बोलते हैं डेबिट, राइट को बोलते हैं क्रेडिट। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को या तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे या आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। डेप्रीसिएशन, जब मैंने शुरुआत की थी फर्स्ट पार्ट में, मैंने आपको बताया था इंटरनल ट्रांजैक्शन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? कोई भी आपने एसेट्स खरीदी, वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हैं सर। क्योंकि अगर मान लो मैंने एसी खरीदा तो आज जो उसकी वैल्यू होगी 5 साल बाद वो सेम वैल्यू नहीं होगी। ये बात सबको पता है। तो आप हर साल क्या करते हो? बिजनेस एक तरीका अपनाता है, वो हर साल ये चेक कर लेता है कि भैया हर साल मेरा एसी कितना यूज हो पा रहा है। सर ऐसे कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए होते हैं चार्टेड इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, चार्टेड इंजीनियर, जो आपको बता देंगे कि भैया आप हर साल अपनी एसेट्स का 10% यूज कर रहे हो, 20% यूज कर रहे हो। तो एग्जांपल के लिए अगर मैंने 1 लाख रुपए का एसी खरीदा और मुझे पता चल गया कि मैं 10% हर साल यूज कर रहा हूं, तो हर साल मैं अपने एसेट्स की वैल्यू 10,000 रुपये कम करता जाऊंगा।
मुझे किसी को पे नहीं करना, बस मैं अपने अकाउंट में शो करता जाऊंगा कि भैया मैंने इस साल 10,000 रुपये का एसी यूज कर लिया। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है, जो आप बिजनेस में किसी और को पेमेंट नहीं करते, बट आप शो जरूर करते हो। ठीक है, और तो कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी ही देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट और रह गया अभी बीच में। अरे वाह, प्रॉफिट। कोई आपको अकेला प्रॉफिट समझा रहा है ना, तो वो दुनिया का अच्छा इंसान है। प्रॉफिट अकेला नहीं समझ सकते। प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम अर्न करना, बट अकेला प्रॉफिट वर्ड नहीं समझ सकते। प्रॉफिट 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको समझने के लिए आपको अपना लॉजिक क्लियर करना पड़ेगा। आपको पता होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने। क्या होता है सर? जिस चीज का मेरा मेन बिजनेस है, जो सच में धंधा कर रहा हूं मैं, अगर मेरा कपड़े बेचने का काम है तो उसकी सेल को क्या बोलेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके साथ साथ मैं कोई अदर इनकम भी कमा रहा हूं, इसके साथ साथ मैं कोई अदर इनकम भी कमा रहा हूं, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं इनकम। क्या बोलेंगे? इनकम। ये इनकम कौन सी? जो मेरा मेन बिजनेस है, ये अदर इनकम, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? इनकम। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है। तो याद रखना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो। सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे माल को खरीदना, उसको लेके आना, गोडाउन में रखना। अभी आप डिटेल मत समझना, अभी आप इतना समझ लो जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो फैक्ट्री के खर्चे, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। लिख लेना इसको। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम भी ऐड कर दो, मतलब सारी इनकम ऐड कर लो और उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने बताया ना, अभी आप ज्यादा डिटेल में मत जाना, दोनों माइनस कर दो तो निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। तो आपको ग्रॉस और नेट प्रॉफिट समझना है। डायरेक्ट प्रॉफिट कोई नाम की चीज ही नहीं होती। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर आपका एंड ऑफ द ईयर देखना, आप बहुत अच्छे समझोगे। ठीक है, लॉस क्या होता है? अगर मेरी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, उसमें तो क्या था? खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम थी। अगर इनकम कम है, खर्चे ज्यादा थे, लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, इनकम मैं बता ही चुका हूं आपका। कोई भी प्रॉफिट आपने कमाया कहीं से भी, जो आपका ऑपरेटिंग बिजनेस है उससे जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको क्या बोलोगे? इनकम। ठीक है, और बताने लायक एक वर्ड और है, एक्सपेंस। बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी आप पेमेंट करते हो या उधार में कोई सर्विस लेते हो, देखो याद रखना, नगद जरूरी नहीं है, बिजनेस में नगद और उधार दोनों ट्रांजैक्शन होती हैं। तो एक्सपेंस होता है किसी भी आपको इनकम कमाने के लिए कोई सर्विस लेनी पड़ रही है, उसकी पेमेंट कर रहे हो, या कोई गुड्स खरीदना पड़ रहा है उसकी पेमेंट कर रहे हो, सबको बोलेंगे एक्सपेंस। ठीक है, मतलब आपका मेन पर्पज होना चाहिए उस खर्चे को करने के लिए कि आप उससे कुछ कमाओगे। ठीक है, किसी को सैलरी दे रहे हो तो वो आपके लिए काम करके दे रहा है, तो वो काम करके दे रहा था, उससे आपको फायदा हो रहा है, आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो वो सैलरी पे करना आपके लिए खर्चा है। ठीक है, तो एक्सपेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड बाय द अर्निंग रिवेन्यू। याद रखना, ये कैश में भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या समझना है?
इसके लिए आपको समझना है एक छोटा सा टॉपिक कि एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं। एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, याद रखना। या तो आपने पे कर दिए होंगे या आपने पे नहीं किया होगा अभी तक। सर ऐसे कैसे? हाँ, आपने काम तो करवा लिया। कई लोग होते हैं ना जो सैलरी नहीं देते अपने एम्प्लॉयज़ को, 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक लटकाए रखते हैं। तो अगर पे नहीं किया है तो आप सोच के देखो, ये आपके ऊपर लायबिलिटी है कि एसेट्स है? सर एसेट्स है। सर लायबिलिटी है। नहीं, आराम से सोचो। अगर कोई खर्चा आपने पे नहीं किया तो आपके ऊपर लायबिलिटी है, और इस खर्चे को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नया वर्ड हो सकता है लेकिन ये वर्ड आपको समझना है। एक ऐसा खर्चा जो अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, और ये आपके लिए हमेशा लायबिलिटी होगा, क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे हो, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो सामने वाले को। एक्सपेंस में 2 तरह के एक्सपेंस, एक एक्सपेंस और होता है प्रीपेड एक्सपेंस। ये वैसे एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता, बट अभी के लिए मान लो कि पार्ट होता है। प्रीपेड मतलब पता है ना आपको, पहले पे कर दिया आपने, अगले साल की पेमेंट अभी कर दी। देखो कितने अच्छे आदमी हो आप। तो अगले साल आप उससे सर्विस लोगे तब वो खर्चा होगा। अभी आपने पेमेंट कर दिया तो आप खुश हो सकते हैं कि भैया मैंने अगले साल की पेमेंट अभी कर दी। तो ये आपके लिए एसेट्स होता है हमेशा। कौन सी एसेट्स? करंट एसेट्स। ये नॉन करंट कभी नहीं हो सकते ये सबसे। ये लायबिलिटी भी कौन सी होती है? करंट लायबिलिटी। ठीक है। और यही प्रोविजन इनकम पे भी अप्लाई होता है, बट इनकम के लिए उल्टा होता है। लिख लेना इसको, कहीं वीडियो के साथ साथ आगे बढ़ते रहो। इनकम भी 2 तरह की होती है। या तो आपको मिल गई होगी, इनकम तो कमाओगे ना आप, या आपको नहीं मिली होगी, नॉट रिसीव्ड। एक बात बताओ, आपने काम करके दे दिया, उसने पेमेंट ही नहीं की है आपको, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है आपके लिए? सर ये तो बुरी बात है। तो ये बताओ, आप उससे पेमेंट ले सकते हो ना, आपने काम तो कर दिया। यस सर कर दिया। काम कैसे कर दिया सर? कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे भैया, इनकम का मतलब होता है आपने अर्न कर लिया, आपने अपना काम करके दे दिया, बट अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है अक्रूड इनकम। लिख लेना इसको, अक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली बट अभी तक मिली नहीं है। ठीक है। और एक होती है एडवांस इनकम। ये वो इनकम होती है जो आपको एडवांस में मिल चुकी। कुछ लोग होते हैं ना कि भैया एडवांस में पैसे दे दो फिर काम होगा। तो एडवांस में अगर आपने पैसे ले लिए तो काम करके देना पड़ेगा, तो ये आपके ऊपर हमेशा लायबिलिटी होता है। सर ऐसे कैसे? हाँ, अगर मैंने एडवांस में किसी से फीस ले ली तो मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा क्या? चाहे मैं मर भी रहा हो तो भी पढ़ाना पड़ेगा। तो एडवांस में इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है। अक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट्स होती है। सर ऐसे कैसे? अरे भैया, मैंने काम करके दे दिया आपको, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो इसमें बदतमीज आप हो ना। मैंने तो मेरा काम कर दिया, तो मेरे पास राइट है, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ आपको पेमेंट लेने के लिए। तो मेरे लिए एसेट्स है अगर मैंने इनकम कमा ली बट मिली नहीं है। समझे? चलिए, बस इसमें आप एक्सपेंडिचर को अभी नहीं समझेंगे, जब हम क्लास में होंगे तभी समझेंगे, हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक के साथ समझेंगे। ठीक है। बस रिसिप्ट और समझ लो। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा मिलना। किस वजह से मिलना? धंधा करके मिलना, कमाई करके मिलना। ठीक है। बिजनेस करके पैसा जो मिलता है। अब रिसिप्ट 2 तरह की होती है। रिसिप्ट की अकेले कोई डेफिनेशन नहीं होती है। रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट होती है जो आपका रेगुलर बिजनेस है उससे जो आपको पैसा मिला वो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। जैसे मेरा अगर ट्यूशन पढ़ाने का काम है तो फीस मेरे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है। फीस के अलावा अगर मान लो मैंने छोटा मोटा काम और स्टार्ट कर दिया तो वो भी मेरे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। ठीक है। मेन काम तो है ही है। जैसे क्या बोला था मैंने? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो भी हमारा मेन काम था। उसके साथ साथ अदर इनकम से भी पैसा मिला तो मेरे लिए रिसिप्ट होगी, रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। कैपिटल रिसिप्ट जो आपका रेगुलर काम नहीं है, बस साल में, 2 साल में, 10 साल में एक बार करते हो आप। जैसे एसी बेच दिया मैंने, उससे जो पैसा मिला तो मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा तो आया, रिसिप्ट तो है, बट वो कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है। तो ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई। ठीक है।
तो बस बाकी मुझे लगता है कि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे ख़त्म हो ही गई सारी। एक एक्सपेंडिचर कराई दूं क्या, लंबा ना पड़ जाए, बस कराई देते हैं, ठीक है। कहाँ गया एक्सपेंडिचर? कोई भी आप पेमेंट करते हो कोई सर्विस लेने के लिए, उसको बोलेंगे, या कोई भी गुड्स खरीदने के लिए, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। बस इतनी सी बात है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर एक ही बात होते हैं, तो सर डिफरेंस क्या हुआ अभी बता देंगे। और मैं हमेशा बता चुका हूँ कि भैया नगद ज़रूरी नहीं है, हम उधार भी करते हैं। तो एक्सपेंडिचर दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपने पेमेंट की है या आपके ऊपर लायबिलिटी है, अभी आपने खर्चा तो करवा दिया है बट अभी तक पेमेंट नहीं की है, ठीक है। कोई भी एसेट्स खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने, सर्विस लेने के लिए जो भी खर्चा करते हो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने एक्सपेंस पढ़ा है ना, वही होते हैं जो आप रेगुलर एक्टिविटी के लिए पे करते हो, रेगुलर बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए पे करते हो, जिसकी सर्विस आप एक साल के अंदर ही ले लेते हो। सर कैसे? एग्जाम्पल के लिए सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कमीशन पे करना, ये सब हमारे लिए क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे आप एसेट्स खरीदते हो। क्या खरीदते हो? एसेट्स। कौन सी एसेट? फिक्स एसेट्स। तो सर ये तो वहां भी पढ़ा था। हाँ, उसी को तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग खरीदना, जो आप एक साल से ज्यादा का सर्विस लोगे, जिससे आप एक साल से ज्यादा के बेनिफिट लोगे, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही होते हैं। इसके बेस पे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे हम, जो हमारा पूरे सिलेबस को समझाएगा। इन सभी वर्ड को समझ लेना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच।